मेरे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इस समय लाइव चल गया होगा। कप्तान, क्या लाइव हो गया? जी, उम्मीद है लाइव हो गया। हाय, आप यस लिख दिया करें। यस सर, ठीक ठीक ठीक। बस एक बच्चे ने लिख दिया, यस समझ गया मैं। यस सर, ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक। बस 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 बस। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे यस सर मत लिखिए कुछ भी, बस बहुत हो गया। राधे 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 राधे। बस बस और मत लिखो यार। देखिए मेरे बच्चों, कल हम जब पढ़ रहे थे, आपके बहुतों के मैं डाउट देख रहा था। किसी ने कहा कि सर वीडियो क्वालिटी 320 है। तो मैं आज इसको मैंने पढ़ा है कमेंट को, मैं इस पे बात करूंगा कि अगर इम्प्रूव हो सकती होगी तो मैं ज़रूर कराऊंगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे अभी भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पीडीएफ का 21 से 28वां क्वेश्चन, तो मैंने आपको कहा कि करा देंगे, उसमें इशू नहीं है। मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, आप उसको भी देखिए और मैं करा दूंगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। प्रणाम। जी जी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। चिकने लग रहे हो अर्थ हराम खोर, गुरु के बारे में ऐसे गंदे विचार, हमें भी तो दाढ़ी काटनी होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जी जी, अब आगे कोई कमेंट मत करिए प्लीज, है ना, फिर हम समझ नहीं पाते, ब्लर भी होती है, मैं समझ गया, मैं उसके लिए आज पक्का रिपोर्ट कर दूंगा। कहानी ये है कि कल हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आज हम उसी पे बात करते हैं। तो कल मैं आखिरी में एक क्वेश्चन ले रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। कल हमारा आखिरी में क्वेश्चन चल रहा था, है ना। तो यहां पे एक गलती थी क्वेश्चन में, और वो गलती ये थी जो लिखनी थी क्वेश्चन में, जो नहीं लिखी गई, और वो गलती ये थी कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर, सिर्फ रेशनल नंबर लिखते हैं तो कोई सा भी ऑप्शन पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जीरो भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, और जीरो को √3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं 2 को √3 से गुना करूंगा, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल, तो ये आएगा 2√3। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है ना। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके अंदर दोनों चीजें दे रखी हो। यहां पे दे रखा था नेचुरल नंबर, है ना, यानी रेशनल नंबर, यहां इरेशनल नंबर दे रखा था, यहां कंपोजिट नंबर दे रखा था, यहां रेशनल नंबर दे रखा था। लेकिन अगर हम सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लेते हैं तो मेरे दोनों ही ऑप्शन ठीक, मतलब ये भी ठीक है कि भैया रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हो तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती थी कि वो यहां पे ये लिखना चाह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, यानी नॉन जीरो रेशनल मतलब जो रेशनल नंबर जीरो ना हो। तो अगर जीरो के अलावा बाकी कोई भी हम रेशनल नंबर लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही इरेशनल होगा। जीरो के अलावा कोई रेशनल नंबर लेंगे और साथ में कोई इरेशनल लेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो इसका जो आंसर था वो ये वाला था। ये तब सही होता जब यहां नॉन जीरो रेशनल लिखा होता। अगर ये नॉन जीरो नहीं लिखा हुआ तो फिर इसको ऑप्शन चेंज करना पड़ता क्वेश्चन का, और इसको ये लिखना पड़ता इट मे बी रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो कल इतनी सी बात थी जो क्वेश्चन में गलती थी, मैंने समझा दी। इसी पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आज और ले लेते हैं जो एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है जी, जरा बताइए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है, और मैं माफी चाहूंगा कि इसकी पीएनजी नहीं बनी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख पाए हैं। ये कहने लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि भैया ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, तो रेशनल नंबर है। ये 0.45 बार है क्योंकि 4-5 के ऊपर बार है, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसके बारे में हमें पता नहीं कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा, है ना, कुछ भी नहीं पता हमें भी, क्योंकि इसे सोल्व करके देखेंगे, अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया तो रेशनल है, नहीं निकला तो फिर इरेशनल है। लेकिन अगर मैं इस डी ऑप्शन की बात करूं, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने गूगल से उठा रखे हैं, तो जब मैं गूगल से उठाता हूं तो जैसा लिखा रहता है वैसा ही फिर हम यहां लिख देते हैं उसको। ठीक है,
तो मेरे बच्चों जो डी ऑप्शन है उसमें आपने देखा होगा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होने लग रहा है। यहाँ 1 2 है, फिर 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, फिर 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया। आप कहेंगे पैटर्न हो तो रहा है, एक बार फिर 2 बार रिपीट फिर 3, ना ना ये पैटर्न नहीं है। रिकरिंग का होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब यहां 12 आया तो आगे भी 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, तब तो ये तो देखने पे ही साफ साफ पता चल जा रहा है कि इरेशनल है। तो इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन था वो इरेशनल था, मतलब अपरिमेय संख्या थी। तो इसे हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं है कि इरेशनल है या इरेशनल। फिर भी अगर आप ढक्कन है और चेक करना चाह रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। 59 49 ये मैंने आपको सिखाया था कि मेरे बच्चे स्क्वायर रूट निकालना है तो आखिरी से 2 2 पेयर बनाओ। 3 पेयर बने तो 2 दूनी 4, बचा 1, 90 उतारा, 2 और 2 4, यहां कितने पे आएगा 4 पे, है ना, 5 पे तो जाएगा नहीं। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17 आएगा। यहां पे 10 में 6 गया 4 और 8 में 7 गया 1 14 और ये आया 49। क्लियर है जी। 24 44 और 4 48। अब यहां क्या लें कि उसको उसी से गुना करके आए तो 3 पे बात बन सकती है। तो 3 3 9 आ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 2 14 आ गया। तो सेटिस्फाई होने लग रहा है, यानी ये 243 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो रखा है। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 243 और 243 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब मेरे बच्चों जहां हम कल थे उससे आगे की बातों पे आते हैं, पढ़ाई वाली चीजों पे। तो इसको समझते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है तो आप कतई ना घबराएं, मेरा एक पूरा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट के ऊपर और आने वाले वक्त में मैं उस स्क्वायर रूट वाले टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आए भी हुए। ठीक है, तो वहां मैं इनकी कैलकुलेशन की भी ट्रिक सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो इस पे स्क्वायर पे बेस्ड होती है। ठीक है जी। अब आ जाइए जी मेरे बच्चों, आपको कल याद होगा कि कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि भाई नंबर को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए वो रियल नंबर, जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर पाए वो इमेजिनरी नंबर। फिर मैंने आपको बताया कि यार हम रियल नंबर को भी 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को हम बना लेते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और एक को बना देते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है ना, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि √3 बटे √2 ये बताओ क्या है, रेशनल है इरेशनल, तो आप कहोगे देखो सर लिखा तो हुआ है p बाई q की फॉर्म में, लेकिन ना तो ये इंटीजर ना ये इंटीजर, इसलिए ये रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल नंबर है। सर सेव कर लिए आप संजीत, अच्छा ज्यादा बुरा लग रहा हूं, चिकने होकर आया हराम खोर मनोज, चिकने होकर आया भाई, ढक्कन पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बात आ रही है जी यहां तक की बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात बता दी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार इरेशनल क्या होते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होते, और उसको फॉर्म में भी मैंने रिप्रेजेंट करके बताया कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाते हैं, या जो डेसिमल की फॉर्म बताएं कि भाई डेसिमल 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, ये परिमेय संख्या है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव परंतु आवर्ती दशमलव, यानी जिसमें एक पैटर्न रिपीट होता है, तो ये भी रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। अब आगे क्या है, थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग यानी अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव, तो वो रहता है हमारा इरेशनल नंबर। तो यहां तक की भी बातें हमने कल फिर पढ़ी थी। फिर हमने रेशनल नंबर को डिफाइन किया 2 हिस्सों में। तो जब रेशनल नंबर को डिफाइन किया, रेशनल नंबर को 2 हिस्सों में डिफाइन किया, तो एक हिस्सा बनाया था मैंने इंटीजर जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, एक हिस्सा क्या था मेरे बच्चों, इंटीजर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक, और दूसरा हिस्सा बनाया था दशमलव यानी डेसिमल, दशमलव। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि रेशनल नंबर में कौन कौन से दशमलव आते हैं, तो आप कह देंगे जी रेशनल नंबर में 2 तरीके के डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है जी। फिर हम आ गए थे इंटीजर पे,
तो आज हम कुल मिला के इंटीजर को समझने वाले हैं कि भाई ये इंटीजर है क्या और इंटीजर में क्या क्या कहानियां होती हैं। तो मेरे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटीजर है, ठीक है जी। तो दिमाग में ही कॉपी पेन निकाल लीजिए और चीजों को समझने की शुरुआत करिए। क्या होता है जी, पूर्णांक ध्यान दीजिए। इंटीजर मैंने वैसे नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर दिया था। हम इंटीजर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं मेनली। तो एक तो पॉजिटिव इंटीजर, ये रहते हैं 1 2 3 4 ये सब। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ये -1 -2 -3 ये सब होते हैं। फिर मैंने बताया था जीरो इंटीजर, जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ये सिर्फ जीरो को शामिल रखता है। फिर मैंने बताया था यार नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव कौन से हैं? तो नॉन नेगेटिव वाला जो नेगेटिव नहीं है बाकी सब। तो ये क्या है, नेगेटिव है नहीं तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव है नहीं तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव कौन से होते हैं जी? नॉन पॉजिटिव वो वाले होते हैं जो पॉजिटिव नहीं है। तो जीरो पॉजिटिव है बोलोगे नहीं तो ये जीरो आ गया। तो ये पॉजिटिव है बोलोगे हाँ, तो नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव तो लेने नहीं है तो ये वाले रचे। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चों हमने नंबर को इस तरीके से इंटीजर को हमने इन 4-5 टुकड़ों में बांटा था। फिर मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं का एक नाम होता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर मैंने कहा था कि यार जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना, इसी का एक दूसरा नाम है होल नंबर। होल नंबर, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, इसे पूर्ण संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये सारे वो डिजिट आ गए इसके अंदर या वो नंबर आ गए जिससे संख्या बनाई जा सकती है, यानी संख्या कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि बिना जीरो के नंबर नहीं बनता, नेचुरल नंबर से नंबर नहीं बनेगा। क्लियर है ना? जीरो चाहिए होती है आगे के लिए। तो चलिए उनको छोड़िए, हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है इसमें। बस 5-6 चीजें हैं जो मेन समझनी है। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जीरो इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव या होल नंबर क्या होते हैं और नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं। तो यहां तक की मुझे लगता है आप सबको बात समझ आ गई होगी। अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है अभिषेक? बिल्कुल हो रहा है बेटा अभिषेक। आइए मेरे बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है जी? जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमने इंटीजर को ब्रेक किया कई सारे टुकड़ों में, फिर मैंने एक टुकड़ा उठाया उसमें से पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब था 0 या 1 1, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है इंफिनिटी तक। अब आ गया था। तो मेरे बच्चों अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े करें तो पॉजिटिव इंटीजर के बहुत सारे टुकड़े होंगे। सबसे पहला और सबसे प्यारा टुकड़ा है प्राइम नंबर। आप इसकी हिंदी के चक्कर में ना रहे, यहां से समझ में आता होगा। प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर माने पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहला टुकड़ा मेरे बच्चों प्राइम नंबर। क्या होता है जी प्राइम नंबर? ध्यान से सुनिए और समझिए मेरी बात को। इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उस पे आते हैं। ए नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो ही और वो भी डिफरेंट फैक्टर होते हैं। और वन फैक्टर
is 1 and other is the number itself। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फिर से अपनी बात समझाता हूं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल दो ही अलग अलग फैक्टर होते हैं। दो डिस्टिंक्ट बोलते हैं शायद इंग्लिश में इसको, डिफरेंट भी वही मतलब होगा, यानी दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए जिसमें एक फैक्टर तो एक हो मतलब, और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये मेरे बच्चों क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात? जैसे मैं कहूं कि बच्चों 5 बताओ क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्यों है 5? क्योंकि 5 को कितने फैक्टर बने? 1 और 5, दो ही तो फैक्टर बने। फैक्टर का मतलब जिनका मल्टीप्लीकेशन या जो 5 को डिवाइड करते हो। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब आ गया ये, मैं कहूं कि यार 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है 2 प्राइम नंबर। क्यों है जी 2 प्राइम नंबर? क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर बने, एक तो 1 बना और एक 2 बना, है ना, और तो कोई बने नहीं। मैं कहूं जी 3 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है 3 प्राइम नंबर। क्यों है जी 3 प्राइम नंबर? क्योंकि 1 और 3 दो ही फैक्टर बने। मैं कहूं 4 प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे जी ना, कतई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 भी है, एक फैक्टर 2 भी है और एक फैक्टर 4, यानी जो 4 है वो 1 से भी भाग चला जाता है, 2 से भी और 4 से भी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर तभी कहलाएगा जब उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हों, केवल 2 ही फैक्टर होते हों, केवल 2 ही फैक्टर होते हों। हाँ है ना? कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। एक बच्चा कह रहा है आंसू प्लस माइनस ये वो, अरे ढक्कन, अरे उल्लू, ये क्या लिखा हुआ है यहां? ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। तो आपको बात समझ आनी चाहिए यहां पे। क्लियर है? तो मुझे लगता है यहां तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां पॉजिटिव लिख रहा हूं तो फिर इसके बाद यहां -1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा आपका। आप ऐसे नहीं कह सकते जी 5 के 2 टुकड़े बना दिए, एक +1 एक -1, है ना, +1 और -1, या एक -1 बना दिया, दूसरा -1 बना दिया, -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू 5 क्या आ गया? 5। वो बात नहीं बनी ना यार, है ना। मैं ये चीज साफी आपको समझा चुका हूं, और मैं प्राइम नंबर को और भी डिटेल में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चलने लग रहा है। तो कुल मिला के ये बात बनी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और वो दोनों ही टुकड़े कैसे होने चाहिए? एक टुकड़ा 1 होना चाहिए और ये दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, है ना। पक्की बात है। मैं कहूं कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे 1 के तो टुकड़े बहुत सारे हैं, 1 है ना, 1 है, 1 है, मैं 1 गुना 1 गुना 1 बहुत सारे लिख सकता हूं। लेकिन मैंने कहानी ये बताई है कि वो सारे के सारे टुकड़े क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, माने 2 ही फैक्टर होने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या 1 के हम कोई 2 अलग अलग टुकड़े बना सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं सर, 1 के कोई 2 ऐसे टुकड़े नहीं बन सकते जो अलग अलग हो। सौरभ, मेरा आज तक एक भी कमेंट नहीं पढ़ा गया। पढ़ दिया बेटा, तुम अखबार वाला मत बनाओ मुझे। क्लियर है? तो आपने यहां देखा कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 को हम 1, 3 और 9 तीनों इसके फैक्टर होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर नहीं। अब आगे आते हैं जी अगले पॉइंट पे। आप ये मत सोचना कि प्राइम नंबर यहां खत्म हो गया, नहीं, प्राइम नंबर अभी 2 क्लासें चलेगा। बड़ी बात है प्राइम नंबर। अगले पे आते हैं कंपोजिट नंबर। अभी हम बेसिक बातें समझ रहे हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ये अभाज्य, तो ये भाज्य। भाज्य संख्या यानी जो किसी से भाग जाती हो, है ना। तो इसको, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ए नंबर विच हैव more than 2 different factors। कह रहा है जी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
तो हम लिखेंगे कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो, लेकिन दोनों के दोनों क्या, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो लेकिन सारे के सारे फैक्टर कैसे हो, तो आपका आंसर होगा जी सारे के सारे जो फैक्टर होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि बताओ यार 4, तो 4 के कितने फैक्टर बनाए, 1 2 4, तो कितने फैक्टर बने 3, तो तीनों फैक्टर डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या हुआ कंपोजिट नंबर। मैं कहूं कि यार 1, बताओ 1 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे सर 1 का तो एक ही फैक्टर बना 1, हाँ या ना, 1 का तो एक ही फैक्टर बना, बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो कंपोजिट नंबर को भी डिफाइन नहीं कर पाया और 1 प्राइम नंबर को भी डिफाइन नहीं कर पाया। तो इसका अर्थ ये बना मेरे बच्चों क्या कि 1 जो है 1 इज नीदर प्राइम नॉर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना मेरे बच्चे, ना तो वो प्राइम है, 1 जो है ना तो वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, 1 जो है ना तो वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, तो आपका आंसर हमेशा रहेगा 2। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, तो आपका आंसर होगा 4। क्लियर है जी। 1 के बारे में पूछा जाए तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। 4 कंपोजिट है, उसका 6 कंपोजिट है, उसके बाद 9 कंपोजिट है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। देखो एक अविनाश कह रहा है को प्राइम क्या होता है, अबे उल्लू के ढक्कन, जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पेशेंस रखो, फालतू के कमेंट क्यों करने लग रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि प्राइम पढ़ा रहा हूं तो मैं को प्राइम, रिलेटिव प्राइम सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा यार, तो थोड़ा कॉमन सेंस लो ना, कमेंट्स को भरो मत। अब इतने कमेंट्स डाल देंगे फिर मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में बोलो, बेटा हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। देखिए आगे, अब मैं अगले पेज पर आ जाता हूं। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को कई हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से का नाम हमने रख लिया प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरे हिस्से का नाम हमने रख लिया कंपोजिट नंबर, तीसरे को हमने रख दिया 1 इन 1, है ना, 1 के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं चौथे पे, अगले पेज पे। तो देखिए मेरे बच्चों, वही पॉजिटिव इंटीजर को ही हम तोड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम तोड़ने लग रहे हैं। तो 3 पॉइंट हो गए थे। अब हम आते हैं जी चौथे पॉइंट पे। क्या है जी चौथा पॉइंट, ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट है, इसको बोलेंगे क्या, को प्राइम। या रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, हिंदी में से बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे बेटा, सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम होता क्या है, ऐसे प्राइम नंबर ना, सॉरी S2 नंबर whose HCF is 1। ऐसे प्राइम नंबर मेरे बच्चों, ना सॉरी गलत, फिर गलत बोल दे रहा हूं मैं, इस जो लिखा है वो सही लिखा है। ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, उसे हम को प्राइम या रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। देखिए मेरे बच्चों, इन पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग कहेंगे कि को प्राइम अलग चीज है, रिलेटिव प्राइम अलग चीज है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अलग अलग डिफाइन किया, बहुत सारों ने इसको एक ही बताया, ठीक है जी। आप गूगल सर्च करके भी देखेंगे तो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम एक ही दिखा रखा है, वैसे डिफरेंस होता है, लेकिन इतने सारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इसको एक ही चीज माना है, इसलिए मैं मैक्सिमम को मान के चल रहा हूं, जो मैक्सिमम चीजें दे रखी हैं। और मैथ में ऐसा नहीं है कि हर चीज क्लियर है, मैथ में हर चीज क्लियर नहीं है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी थ्योरी फेल हो रही है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे नंबर में दिक्कत फंसती है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या किया जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 0 की पावर 1 बताओ क्या होगा।
तो आप कहोगे सर इसका मतलब जीरो को एक बार लिख देना, जीरो की पावर 2 का मतलब क्या हुआ था, यानी जीरो गुना जीरो, जीरो को 2 बार गुना कर देना। भाई जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये तो बना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 3 पावर है तो 3 बार लिख दिया। तो हुआ क्या, ऐसे जीरो की पावर 3 को क्या लिखेंगे, जीरो गुना जीरो गुना जीरो, ये जीरो ही आ रहा है यार। तो हमने एक चीज यहां से नोटिस की कि जीरो की जो मर्जी पावर रख लो, आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो ही आएगा, हाँ है ना। तो ऐसे ही अगर मैं जीरो की पावर जीरो रख दूं तो भी आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो। क्लियर है जी यहां तक की बात। अंग्रेज ना बनना, तुरंत कमेंट मत पेलना इस पे, पहले सुन लिया करो बातों को, ठीक है। एडवांस मैथ का कौन सा चैप्टर है, देखो मेरे बच्चों, नंबर सिस्टम ऐसी नहीं है कि छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक बच्चा कह रहा है सहभाज्य क्या है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था, इतने में एक ने कमेंट झाड़ दिया था, तो आप परेशान ना हो, मैं इसी को आगे एक्सप्लेन करूं। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मैं 3 की पावर 0 कर दूं तो भी इसका आंसर 1 हुआ, मैं 2 की पावर 0 कर दूं तो भी आंसर 1 हुआ, मैं 1 की पावर 0 कर दूं तो भी आंसर 1 हुआ यार। ऐसे तो फिर मैं 0 की पावर भी 0 करूंगा तो भी आंसर मेरा 1 ही आना चाहिए। तो मेरे बच्चों होता क्या है ऐसे केसेस में कि कुछ मैथमेटिशियन ने इसको मान लिया कि यार 0 की पावर 0 रखने पे 1 आंसर आना चाहिए, कुछ मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन किया कि यार 0 की पावर 0 होनी चाहिए। और जहां पे भी मैथ में लोग फंस जाते हैं, जहां पे भी मैथ में लोग फंस जाते हैं और चीजों को कॉन्क्रीट और एक सॉलिड आंसर नहीं दे पाते हैं, दूसरे को काउंटर नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को मैथमेटिशियन क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड। वो कहते हैं यार हम इस बात में अभी काबिल नहीं हुए कि डिसाइड कर पाए कि ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। जब वो दोनों में डिसाइड नहीं हो पाते तो फिर वो क्या कहते हैं कि यार ये तो अनडिफाइन हो गया। तो 0 की पावर जो 0 है ना वो अनडिफाइन है। ऐसे ही मैं आपको एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूं कि मैथ में बड़ी सारी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग सही से नहीं बता पाए, तो उनके बारे में या तो चीजों को छोड़ दिया गया या उनको फिर अनडिफाइन बोल दिया गया। तो अब यहां पे आते हैं, तो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम एक ही चीज समझ के चलेंगे हम आगे से, ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसे दो संख्याएं जिनके HCF 1 हो, जैसे मैं 5 और 7, इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, एक ही है। मैं कहूं 16 और 25, बताओ जी इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, 1। देखिए 16 और 25 में एक ही कॉमन है, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, है ना, या जरूरी नहीं है कि दोनों कंपोजिट हो, कुछ भी हो सकता है। मैं यहां पे 7 लिख दूं तो भी वही बात है। कुल मिला के अर्थ ये है कि अगर दो नंबर का HCF 1 है, अगर दो नंबर का HCF 1 है, अगर दो नंबर का HCF 1 है मेरे बच्चों, तो वो हमारे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं जी 5वें प्लेस पे। 5वें पे आते हैं, 5वें हिस्से में बांटते हैं जी ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े, ट्विन प्राइम नंबर को बोलते हैं मेरे बच्चों अभाज्य जोड़े। तो कितने अभाज्य जोड़े होते हैं ये हमें समझना है। तो कहानी दोस्तों ये है कि अगर आप अभाज्य जोड़े देखना चाहते हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए इन्हें प्राइम नंबर लिखा, तो प्राइम नंबर क्या हुए, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, नहीं 9 नहीं हुआ बेटा, 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर हुआ हमारा 17 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर हमारा 23 हुआ। बहुत सारे प्राइम नंबर है, मैं अभी इनको लिखवाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा भी, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझिए दोस्तों, आपने यहां पे गौर किया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, 2 प्राइम नंबर whose difference is 2, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखें तो 3 5 हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, 5 7 हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, 11 13 हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। क्या 7 और 11 हमारा ट्विन प्राइम नंबर है?
7 और 11, तो आप कहोगे जी नहीं नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 7 और 11 का डिफरेंस 2 होता है, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं, 7 और 11 का डिफरेंस 4 होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे ही 13 के बाद 17 19 हुआ, तो ऐसे बड़े सारे हैं। इसके ऊपर भी आगे की कहानी में मैं डिटेल में लिखवाऊंगा कि कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते चले जाते हैं। तो यहां तक भी मुझे उम्मीद है कि बातें आ गई होगी समझ में, क्लियर है जी यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं जी, 5वां हो गया। अब हमें लेना था एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हिंदी में से कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या बोलते हैं जी? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या होती है जी। क्या होता है जिसका मतलब वो भी समझा देता हूं। परिपूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। या लिखवाता हूं, ए नंबर इन विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर except the number itself is equal to the number, then it is perfect number। देन इट इज परफेक्ट नंबर। एक बार आप इतनी बात को पढ़िए जो मैंने लिखा है, फिर इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं चीजों को लेकर। यहां तक की बात आई दोस्तों समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे अब बाकी जगह नहीं बची, मैं समझाता हूं। देखिए क्या है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सभी फैक्टर्स का जोड़, यानी उनमें से वो नंबर हटाने के बाद बाकी जो फैक्टर बच गए उन सबका जोड़ उस नंबर के इक्वल आ जाता है, वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, हिंदी में परिपूर्ण संख्या। अगले पेज पे समझाता हूं। ट्विन प्राइम में 2, हाँ ट्विन प्राइम में 2 नहीं, मैंने ये कहा 2 ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है जी, इस परफेक्ट नंबर को आगे लेके चलने और वहां मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, 6 नंबर पे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या। तो मैंने इसकी डेफिनेशन पीछे लिखा, मतलब क्या है। जैसे मान लो यार 3 लिखूं मैं, और मैं आपको कहूं कि यार 3 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 होगा और 3 होंगे। मैं कहूं यार 4 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे, फैक्टर करना जो जो इसको भाग देते हो, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ऐसे मैं कहूं यार 6 के फैक्टर बताओ कितने हुए, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, है ना। ऐसे ही मैं कहूं यार 8 के फैक्टर बताओ कितने हुए, तो आप कहोगे 1 होगा सर, 2 होगा, 4 होगा और फिर 8 होगा। ऐसे ही मैं आपको कहूं 12 के फैक्टर बताओ यार क्या क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। इस तरीके से फैक्टर लिखा जाता है। इसी तरीके से तो मेरे बच्चों फैक्टर लिखते हैं। सर कल के लेक्चर में कुछ पार्ट कट गया, आखिरी वाला पार्ट कट गया था, वही मैंने आज आते ही शुरुआत में समझा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, वो मैंने मिस्टेक सही करा दी थी आते। अब मेरे बच्चों यहां मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे 3 है तो मैंने डेफिनेशन में आपको यह लिखा था कि भैया ए नंबर इन विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, यानी एक नंबर के सारे फैक्टर्स में से अगर उस नंबर को खुद को हटा दे तो बाकी जो फैक्टर बचे, बाकी जो गुणनखंड बचे, उन सब का योग अगर उस नंबर के इक्वल आ गया तो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं। क्या मतलब है कि भाई ये जैसे 3 है तो 3 के 2 फैक्टर बने
तो हर नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, हर नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है। जैसे 4 का एक फैक्टर 4 होगा, वो खुद होगा। 6 का एक फैक्टर 6 ही होना है। 8 का एक फैक्टर 8 होगा। ऐसे 12 का एक फैक्टर 12 होगा। यानी हर नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है, हर नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी कुल मिला के ये है कि इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में से वो नंबर हटा दो, बाकी जो फैक्टर बच गए इनका जोड़ अगर इसके बराबर आ गया तो परफेक्ट नंबर है। तो 1 का तो जोड़ 3 के बराबर नहीं है। अब 4 में आते हैं तो 4 को हटा दो, बाकी इन दोनों का जोड़ देखो क्या इसके बराबर आया, तो आप कहोगे नहीं, 2 और 1 3, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 पे आते हैं, 6 को हटा दो, बाकी क्या बने, 3 2 5 और 1 6, तो बाकी फैक्टर्स का जोड़ क्या इसके बराबर आ गया, आ गया। तो इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। मैं कहूं 8 की बात करो भाई, तो आप कहोगे सर देखो 8 में 8 को हटा देते हैं, 8 हटा दिया तो बचा क्या, 4 2 6 और 1 7, तो बताओ क्या इन तीनों का जोड़ 8 आ रहा है। आप कहोगे ना सर नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 12 देखते हैं, तो 6 4 10 3 13 और 2 15 और 1 16, ये तो बड़ा आ गया, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा 28 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, तो आप कहोगे ना सर 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं, चेक करते हैं, तो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 28 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे मेरे बच्चों, 28 के फैक्टर निकालेंगे तो 28 फैक्टर करना किस किस से भाग होगा, फैक्टर निकालना भी मैं सिखाऊंगा, एक चैप्टर आएगा वहां, ठीक है। तो 1 2 4 7 14 28, यही तो मेरे बच्चे फैक्टर हुए 28 के। तो इसमें से मैं अगर 28 को हटा दूं, इसमें से मैं अगर 28 को हटा दूं, क्योंकि हर नंबर का एक फैक्टर खुद होता है, तो उसको खुद को हटा दें, तो बाकी जो फैक्टर बन गए इनका जोड़ अगर इसके बराबर आ गए तो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं। जैसे 14 और 7 21, 21 4 25, 25 2 27 और 1 28, यानी ये परफेक्ट नंबर है, मतलब 28 परफेक्ट नंबर है। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? तो आप कहेंगे ना सर यहां तक दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर हैं, और मैं आपको वही लिस्ट दिखाना चाह रहा था, पर वो शायद अभी मुझसे बनेगी नहीं बात, ठीक है। किस पे था, होम पे। एक बार आप इतनी बात समझो, तो मैं एक बार वो निकाल भी दूंगा, ठीक है। कहां गया गूगल क्रोम, अरे हाँ अब आ गया। बस बच्चों 1 सेकंड ले रहा हूं मैं अभी, सिर्फ 1 सेकंड। डाउनलोड लिंक आ गया। बस अब आ जाओ भाई, माफी यहां तक की। अब आते हैं जी। बस 1 सेकंड लगा रहा हूं, खुल जावे। बस ये चीजें समझानी थी मुझे कुल मिला के, कि देखो यार ये जो परफेक्ट नंबर है ना, इस पे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, टाइम टू टाइम बनते भी चले जाएंगे। जैसे इस परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है जी, कि क्या है कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक कुल मिला के 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। कितने परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं? 51 परफेक्ट नंबर। जो 51वां परफेक्ट नंबर था वो 2018 में खोजा था। 2018 में एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने 2018 में 51वां परफेक्ट नंबर खोजा था। तो अगर आज के टाइम में आपके पेपर में सवाल आ जाता है कि हाउ मेनी परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट इन नंबर सिस्टम, तो आपका आंसर होगा 51, यानी 51 परफेक्ट नंबर है। ठीक है जी। सबसे पहला जो परफेक्ट नंबर है मेरे दोस्तों, वो ये वाला है, यहां दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लिस्ट बना दी पहले पर, खुल जाए। सबसे पहला जो परफेक्ट नंबर है वो हमारा 6 था,
ठीक है जी, ये 4th सेंचुरी में खोजा गया था। दूसरा परफेक्ट नंबर 28 खोजा गया, फिर तीसरा 496 खोजा गया, फिर चौथा 8128 खोजा गया, पांचवा 3355 ये खोजा गया। मैं इसको वहां पीडीएफ पे शेयर कर दूंगा आपको। इस तरीके से 18 खोजे गए, उसके बाद फिर ऐसे खोजे जाते रहे, दिखाई दे रहा होगा तो अगर आपको, ये अलग अलग परफेक्ट नंबर खोजे जाते रहे। इस तरीके से 41वां परफेक्ट नंबर 2004 में खोजा गया था, यानी डिस्कवर किया था। ठीक है, मतलब कैलकुलेट किया था। ऐसे ही मेरे बच्चों, जो 51वां परफेक्ट नंबर है, अभी तक 51 ही परफेक्ट नंबर है, ये 2018 में खोजा गया था। और इस नंबर की अगर आप गिनती करोगे तो ये नंबर है 49 72 40 95। ठीक है जी, ये मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बस ये इसलिए लिखा है यहां पे, या इसलिए करा था सो दैट आपको चीजें पेपर तक याद रहें, अगर पेपर में ये चीजें आ भी जाती हैं तो, कि भाई अभी तक कितने परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 51। और आप पेपर के लिए कौन कौन से याद रखेंगे? एक 6 को याद रखेंगे भाई, एक 28 को याद रखेंगे, एक 496 को याद रखेंगे, और एक 8128 को याद रखेंगे। बस इतना याद रख लेंगे, इससे बाहर की चीजें कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है जी, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ये तीनों स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैंने भी गूगल से निकाल रखा है। तो कुल मिला के 3 परफेक्ट नंबर ऐसा है जिसको हम, ना 4 परफेक्ट नंबर ऐसे हैं जिनको हम याद रख सकते हैं या रखने चाहिए। 6, 28, 496 और 8128। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि याद रखने चाहिए, इसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि एसएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, इज ए परफेक्ट नंबर। निम्न में से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या? राकेश सर ने कौन सा खोजा है? खोजी भाई, हमने कोई नहीं खोजी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या, और ऑप्शन दे दिए थे। हमने तो यार अपने बच्चों से ही सीखा जब पढ़ा के। तो निम्न में से कौन सी एक परफेक्ट नंबर है? तो ऑप्शन जो दिए थे वो दिए थे 8127, 8128, 8129, 8130। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप भी जानते हैं कि हम ये इतने बड़े बड़े नंबर थे कि इन बड़े बड़े नंबर के इस तरीके से फैक्टर नहीं निकाल सकते थे, है ना। और फिर फैक्टर भी निकालने और फिर उन फैक्टर्स का जोड़ करके देखें तो ये तो भाई बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, और हो सकता है हम परफेक्ट नंबर, मतलब इसको निकालते तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर ले। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यार आप ये 4 याद रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे परफेक्ट नंबर। तो यहां पे आंसर था 8128। तो मुझे लगता है यहां तक तन्मन, क्या नाम था बे, लुकिंग हैंडसम। देखिए लिस्ट में कुछ भी, बेटा कुछ भी नहीं है, आप अंग्रेज ना बना करो और ना बाप बना करो, बे कुछ नहीं काम की चीजें दिखाई है। तो कुल मिला के मेरा आपको कहने का मतलब यह था कि ऐसे हर क्वेश्चन के लिए आप इन चीजों को याद रखिए। 6, 28, 496, 8128। आपसे इसमें मात्र 2-3 ही सवाल पूछ सकता है। एक सवाल तो यहां से पूछ सकता है, दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि अभी तक कितने परफेक्ट नंबर है या कितने परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट हैं। तो आपका आंसर होगा 51। अब आगे आ जाते हैं, ये था हमारा छठा। अब 7वें पॉइंट पे आते हैं। ठीक है जी, तो 7वें पॉइंट पे आते हैं भैया, और ध्यान रखना हमारा चल रहा है पॉजिटिव इंटीजर। हम पॉजिटिव इंटीजर के ही टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के ही टुकड़े कर रहे हैं। अब हम आ रहे थे 7वें पे, और 7वां पॉइंट था हमारा इवन नंबर। इसे हम कहते हैं सम संख्या। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो डिविजिबल बाई 2 होती हैं। डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन कहलाते हैं। यानी इवन नंबर हमेशा ही 2 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि जब किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, या मैं आपको कहूं कि बताओ यार 6 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया नहीं, तो आप कहोगे अगर हम 6 को 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं तभी तो 2 से डिवाइड होगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो यानी कोई भी इवन नंबर होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, यानी कुल मिला के 2 से डिवाइड होता होगा। अब 2 से डिवाइड होगा तो हम यहां बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। और मेरे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये वाला है। तो मैं कहूं विच वन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सॉरी
पहला सवाल आपसे पूछूं, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? तो मेरे बच्चों उत्तर होगा 2, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे इवन ना पॉजिटिव नंबर तो यहीं से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 2। क्लियर है? 2 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 10 होगा, ये सब होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, क्या 0 इवन नंबर है? क्या 0 इवन नंबर है? तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल है। ठीक है जी। क्यों है 0 इवन नंबर? इसलिए है 0 इवन नंबर क्योंकि 0 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। 0 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, हाँ है ना? वैसे तो 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है 0 को छोड़ के, लेकिन यहां 2 से बात थी तो 0 2 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्ट। इसका मतलब 0 भी एक इवन नंबर है। 0 इज इवन, देयर इज नो डाउट। क्लियर है जी यहां तक की बात? मैं आपसे पूछूं कि यार -2 इवन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। -4 इवन है, तो हां जी बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे के सारे इवन है। -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, -6 भी इवन है, 0 भी इवन है। ठीक है। अब एक सवाल खड़ा होता है और उस सवाल पे भी बहुत दर्द है। क्या दर्द है? सवाल आपसे यह पूछ सकता है, कोई आदमी पेपर में नहीं पूछेगा कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट, नहीं विच वन इज दे देगा तो पहचान लेंगे। आपसे यह पूछ लेगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? तो बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे सर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर में 0। अब मुझे ये बताओ बेटा कि -2 क्या इवन नहीं है? क्या -4 इवन नहीं है? हाँ है ना? क्या -6 इवन नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल इवन है। अगर ये इवन है तो बेटा 0 छोटा या -2 छोटा? तो उत्तर होगा -2। 0 छोटा या -4 छोटा? -4। अब मैं कहूं कि यार सबसे छोटा इवन नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर हम किसको बोले? अगर मैं -2 को बोलूं तो -4 इससे छोटा हो जाएगा। मैं -500 को बोलूंगा तो -500 2 उससे छोटा हो जाना है, हाँ या ना? यानी सच मायने में सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर के बारे में कहना ही अपने आप में एक द्वंद्व पैदा करना है। यह बात अपने आप में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। कह रहा है 1 क्यों नहीं? ढक्कन 1 2 से डिवाइड थोड़ी होता है, 1 2 से कहां डिवाइड होता है? अब यूं तो तू कहेगा पॉइंट में रहता है, ऐसे तो हर एक नंबर हो जाएगा। ढक्कन वो पूरे की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यह बात कहना शायद मैथ के रूप में उचित नहीं है कि सबसे छोटा इवन नंबर बताइए। सबसे छोटा इवन नंबर नहीं बताया जा सकता, यह चीज गलत है। ठीक है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या है क्या है? तो वो आंसर आपका 2 होगा। लेकिन फिर भी कोई कुछ मैंने देखिए मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने इतने सारे फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ी है मैथमेटिशियंस की, लेकिन सारे के सारे कंफ्यूज हैं चीजों को लेके। बहुत सारों ने 0 आंसर दिया है और बहुत सारों ने कहा कि ये क्वेश्चन मतलब सही रेफरेंस नहीं रखता है। ठीक है। तो आप अपने आप से डिसाइड कर लें। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं 2 ही आंसर दूंगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 ना देके मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी मानना चाहें तो 0। एक बच्चा कह रहा है -इन्फिनिटी। मेरे बच्चे इन्फिनिटी जो है ना वो कोई एक नंबर है ही नहीं। इन्फिनिटी एक नंबर है ही नहीं। तो जब इन्फिनिटी एक नंबर ही नहीं है जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है, तो इसलिए हम ये कभी नहीं कहते -इन्फिनिटी। ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, तो इस बात को हम छोड़ देंगे कि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा सबसे छोटा इवन नंबर। ठीक है। फिर भी अगर किसी जगह किसी मूर्ख ने पूछ लिया है तो आप 0 देके वहां से बच सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वो ये है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर। तब आगे आता है जी। आपने एक चीज और भी नोट की होगी यहां पे कि जो 2 है वो हमारा इवन नंबर भी है और 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर भी था। सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर भी और 2 हमारा इवन नंबर भी। अब आते हैं जी 7वें पॉइंट पे, दैट इज ऑड नंबर, विषम संख्या। तो मुझे लगता है इसकी भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, आप समझते हैं।
यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होती, विषम है, और इनको हमेशा ही हम 2k+1 लिखते हैं, यानी 2 से 2 के मल्टीपल में 1 जोड़ दो, वो हमारा ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई कहेगा जी माइनस कर दो, बात वही है भाई, ये और ये बात अलग नहीं है, क्योंकि k जो है कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे 1 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ओड नंबर है। 3 क्या है, ओड नंबर है। 5 क्या है, ओड नंबर है। 7 क्या है, ओड नंबर है। 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे मेरे बच्चे क्या हैं, ओड नंबर है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो मुझे तो आज बताइए आप, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। जी, ट्विन प्राइम नंबर का HCF हमेशा एक ही होगा, यानी उनमें जो सबसे मैक्सिमम कॉमन वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है जी। 0 ओड नंबर, 0 ओड नंबर नहीं है, क्योंकि 0 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 0 आएगा। 2 को 0 से गुना करा, 0 आएगा। तो 0 इवन नंबर है। क्लियर है जी। तो अब मैं आपको पॉजिटिव इंटीजर को पूरी तरीके से क्लासिफाई करा चुका हूं। अब हम एक एक चीज पे आएंगे और एक एक बात को बहुत गहराई से और डिटेल से समझेंगे। ठीक है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इवन नंबर, बेटा नेगेटिव में आप सबसे स्मॉलेस्ट जा ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप 8 लेंगे, -8 लेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 लेंगे -12 हो जाएगा, ऐसे माइनस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। और माइनस इंफिनिटी क्या होता है वो हमें पता ही नहीं, यानी इंफिनिटी अनंत। अनंत का मतलब है जहां हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारी सोच से परे। तो जो अपनी सोच से परे उधर क्यों जाना है, वैसे ही कोरोना चल रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। बड़े सारे क्वेश्चन लेंगे। अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूं वो लिखवाने जा रहा हूं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, तो मैं वहां से प्राइम नंबर लिख रहा हूं। आप मुझे प्राइम नंबर बताते जाना, ठीक है, कहीं गलती हो तो। बड़े जरूरी चीजें हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यही है ना भाई। 29, 31, 37, 29, 31, 37, 41, 43, ठीक है, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 101, 103, ठीक है जी, 107, 109 और आगे इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्राइम नंबर बनेंगे। सीजीएल मींस का ट्रायंगुलर, हाँ ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, परेशान ना हो। वैसे ये ट्रायंगुलर नंबर कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रायंगुलर नंबर समझा दूंगा, मैं याद रखता हूं। ठीक है, मैं लिख लेता हूं ट्रायंगुलर नंबर को। ट्रायंगुलर नंबर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, या आप लिखना चाहें तो आप लिख, या चलो छोड़ो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी बातों को मैं सिखाऊंगा और बहुत कुछ सवाल इनसे बनने वाले हैं, और ये एक एक चीज आपको अलग अलग रहस्य खोल के देगी, एक एक बातें आपको बताएगी। यहां देखिए यार, अगर मैं आपसे सिंपली सिर्फ इतनी बात पूछ लूं कि भैया 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। अगर मैं कहूं 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5, 6, 7, 8। मैं कहूं यार 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, कहीं गलती हो तो बच्चों कैलकुलेशन मुझे बताना, ठीक है, ठीक है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो भैया एक वहां तक 8 हो गए थे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बिल्कुल सही चल रहा अपना। अब 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 15 के बाद यहां आएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। क्लियर है जी यहां तक की बात। अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो इसका आंसर होगा 25 और 21 कितना हो गया, 46।
ठीक है जी। ऐसे ही आप गूगल सर्च करके देख लेना 1 से 300 तक या 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, ये आपको एक बढ़िया सा डाटा आ जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो मूर्खता है ऐसा सवाल पूछना कि 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, वो गलत है पूछना, क्योंकि कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं निकाल सकता। सर 87 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई 87 प्राइम नंबर? 87 डिवाइड नहीं हो जाता। तो देखिए जी दोस्तों, अब आगे आते हैं, ये वाला काम आप करके आएंगे कि 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर हैं। यहां तक कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब थोड़ा आगे आते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ट्विन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से बताए थे मैंने आपको? तो आपको बताया था कि बेटा ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 और 3 का तो 2 नहीं है, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 33 नहीं हुआ, 41 और 43, ठीक है जी, नहीं हुआ, 59 और 61, ठीक है। उसके बाद कौन सा है जी? उसके बाद कोई सा भी नहीं है ना दोस्तों, 67, 61 नहीं है, 71 और 73। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 से लेके 100 तक, 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर एक बच्चे ने कहा है, गूगल सर्च किया होगा उसने, आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो कुल मिला के मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अभाज्य जोड़े कितने होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर बताए थे वो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो आपने देखा कि कितने ऐसे जोड़े बने जिनका डिफरेंस 2 था। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 59 61 भी एक पेयर बनता, 7 8 पेयर बनते हैं। तो मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर थोड़ी देर पहले बताया मेरे बच्चों कि क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो वहां आप इस बात को लिख लेंगे ट्विन प्राइम नंबर के साथ में कि 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर 8 होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 8 जोड़े होते हैं 1 से 100 के बीच में। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे कि इसका यूज क्या है, तो वक्त आने पे मैं उसका यूज बता दूंगा। ये जो है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। ये जोड़ा, ये 3 अंकों की सबसे छोटा पेयर है ट्विन प्राइम नंबर का, 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन पेयर 101 और 103। इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैं भी कराऊंगा आपको, तो ध्यान रखना 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन पेयर कौन सा होगा? 101 और 103। अब आगे आते हैं मेरे बच्चों, प्राइम नंबर को पूरी डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। या प्राइम नंबर को क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, मजा उसमें आएगा क्वेश्चन के थ्रू समझने में, ठीक है जी। अब 1-2 चीजें और मुझे बताओ, ठीक है जी। सर आपने सिलेबस नहीं बताया। अरे मेरे भाई सिलेबस का क्या करोगे, सब कुछ पढ़ाने लग रहे हैं, आपको क्यों परेशान होना है? आज ही भैया 87 क्यों बार बार क्यों लिखने लग रहे हो यार, ढक्कन हो गया। 87 8 और 7 15 नहीं हो गया, और 15 3 से भाग हो जाता है, यानी ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा, तो 29 3 87 नहीं होता। तो 87 प्राइम नंबर कहां हुआ? इसका एक फैक्टर 3 हो गया, एक 29 हो गया, एक 1 हो गया और एक 87 हो गया, तो 4 बन गया यार, ठीक है। हां, अब मैं ये कह रहा था कि मुझे ये बताओ कि इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बड़ी जरूरी बातें हैं, बहुत काम आनी है आपको। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आप आंसर करोगे सर कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 गुना 4 क्या आया? इवन। तो एक बात ध्यान रखना, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आता है भाई। इतनी जगह यूज होने ना ये कॉन्सेप्ट, और आप हिल जाओगे तरह टॉप क्लास क्वेश्चन देगा यहां पेपर में। इवन को अगर ओड नंबर से भी गुना करोगे तो भी रिजल्ट इवन ही आता है। क्यों भाई? क्योंकि 2 को आप 3 से भी गुना करेंगे तो ये मल्टीपल 2 का हो तो गया, 2 गुना 3। अगर 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया तो इवन होगा, है ना। और इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है, क्लियर है ना। तो मैं 8 गुना 3 भी करूंगा तो मैं जानता हूं कि 8 के अंदर 2 मौजूद है, तो 2 का मल्टीपल बन गया, यानी इवन होगा। तो इवन गुना ओड भी इवन होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ओड गुना ओड क्या होता है?
तो आप ध्यान रखना मेरे बच्चों, ओड को ओड से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ओड नंबर आएगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि -1 क्या है, इवन या ओड, तो ओड है मेरे बच्चे। -5 क्या है, ओड नंबर है। -2 क्या है, ओड नंबर है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, -2 तो इवन हो गया। 1 क्या है, ओड है। 1 भी ओड है, -1 भी ओड है, 5 भी ओड है, -5 भी ओड है। ठीक है जी, यहां तक की बात। अब एक और गहरी बात समझते हैं। मेरे बच्चों, इतनी जरूरी बातें हैं ना, ये बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी, इसलिए इन्हें हल्के में मत ले जाना। बस आज की क्लास में टाइम मिल जाए हमको बताने का, 9 बजे हैं, ठीक है टाइम। ये पहला बहुत जरूरी अहम मुद्दा। अब ये दूसरा अहम मुद्दा कि मेरे बच्चों, इवन में अगर मैं इवन जोड़ूं तो क्या आएगा। तो ध्यान रखना, इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन ही आना है। ठीक है भाई, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 इवन ही तो बना। इवन में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा ओड आता है। ठीक है, क्योंकि 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 7 ओड नंबर है। लेकिन अगर ओड में ओड जोड़ोगे तो मेरे बच्चों रिजल्ट हमेशा इवन आना है। बहुत गहरी बातें ये। आप कह रहे होंगे क्यों बकवास कर रहा है फालतू की, गहरी गहरी बातें। इतनी गहरी नहीं है, ये तो हमें पहले से आती थी। लेकिन मेरे बेटा, जब इस पे सवाल लेंगे ना तो हिलेंगे नहीं सवाल, इतने भयंकर सवाल लेंगे इस पे, चिंता ना करो। तो यहां तक की बातें समझ गए। अब मेरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया है। अब मैं एक एक चीज समझाऊंगा, प्राइम नंबर हो या कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सबको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q। कह रहा भैया, 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक p है और एक पूर्णांक q है, और दोनों ही जो हैं वो एक से बड़े हैं। दोनों ही एक से क्या है मेरे बच्चों, बड़े हैं। दिखाई दे रहा होगा ना सबको, दोनों ही एक से बड़े हैं। ये बहुत ही गहरी बात है कि दोनों एक से बड़े हैं, यानी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक पॉइंटों में नहीं होते हैं, तो पूर्णांक 3 ही कैटेगरी में बांटे जाते हैं, तो नेगेटिव या जीरो बताए थे ना, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर तो है नहीं ना, जीरो इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर में भी क्या कर दिया, 1 हटा दिया, तो बचे कितने, 2 3 4 5, ये वैल्यू हो सकती है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि p और q की जो वैल्यू है वो 2 से शुरू होकर 2 3 4 5 ये सब होने वाली है। अब आगे पढ़ते हैं। अब साथ में ये भी कह रहा है विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, के आपस में रिलेटिव प्राइम नंबर है। रिलेटिव प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सापेक्ष अभाज्य संख्याएं। सापेक्ष अभाज्य संख्याएं। कह रहा है कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों एक से बड़े हैं, और दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। पहली स्टेटमेंट पे आते हैं। बोथ p एंड q में बी प्राइम नंबर्स, कि भाई p और q दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो आप बताओ कि p और q प्राइम नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं जी? बिल्कुल, उसका एक कारण है, और कारण यह है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा ही एक से बड़े रहते हैं। प्राइम नंबर हमेशा ही एक से बड़े होते हैं। प्राइम नंबर हमेशा ही एक से बड़े होते हैं। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। यानी प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया आपका, क्या मैंने 11 ले लिया, दूसरा प्राइम नंबर 13 ले लिया, तो ना तो इसका कोई टुकड़ा हो सकता, ना इसका कोई टुकड़ा हो सकता। इनके भी, इसका भी एक टुकड़ा 1 और 11 होगा, इसका एक टुकड़ा 1 और 13, यानी इनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। और प्राइम नंबर हमेशा एक से बड़े ही होते हैं। तो इसका अर्थ यहां पे मेरे बच्चों ये हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि एक से बड़े होने चाहिए, तो p और q दोनों प्राइम हो सकते हैं और प्राइम नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। बोथ p एंड q में बी कंपोजिट नंबर, कि भाई p और q दोनों ही कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या ना होके भाज्य संख्याएं भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 16 और मैंने लिख दिया 25, तो आप जानते हैं 25 भी कंपोजिट है, क्योंकि 25 के 3 फैक्टर है, 1 5 और 25। और 16 भी कंपोजिट है, इसके भी बड़े सारे फैक्टर हैं, 1 2 4 8 16, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 और 25 दोनों कंपोजिट हैं,
और दोनों भी रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच का HCF 1 ही आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड पे आते हैं, वन ऑफ P एंड Q में बी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट। कह रहा है कि एक जो है ना वो प्राइम हो सकता है और दूसरा कंपोजिट हो सकता है। भाई एक प्राइम हो सकता है और दूसरा कंपोजिट हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। हम एक प्राइम ले लें, मान लीजिए मैंने एक प्राइम ले लिया 3 और दूसरा मैं ले लूं कंपोजिट, कंपोजिट मैंने ले लिया 25, तो देखिए इनका HCF भी क्या आएगा 1। ऐसा हो सकता है। क्लियर है जी। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, मच्छर खा रहे हैं, ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो एक बार आप यहां तक पढ़िए और फिर मेरी बात का आंसर दीजिए। मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ा दी। थर्ड स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से पढ़िए। कह रहा है कि P जो है ना वो प्राइम ले लें और दूसरी कंपोजिट ले लें, तो दो प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता, ये बता दो बस मुझे। बताओ दो प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता। आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। और Q जो है वो कंपोजिट है, तो मैं 8 ले लूं, 8 कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नंबर हो गया और ये कंपोजिट नंबर हो गया। ये बताओ कि इनका HCF क्या 1 आ जाएगा? HCF क्या 1 आ जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इनका HCF तो 1 नहीं लाया जा सकता, ये तो मुश्किल बात हो गई। हाँ या ना? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक नंबर प्राइम लेते हैं और वो प्राइम नंबर हमने 2 ले लिया और दूसरा हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, ठीक है, तो इनका HCF जरूरी नहीं कि हर बार 1 ही आए। ऐसा हो सकता है कि मैंने एक प्राइम नंबर 3 ले लिया, कंपोजिट 25, तो इनका HCF 1 आ गया। हाँ है ना? लेकिन क्या हमेशा ये नियम होगा कि वन ऑफ P एंड में बी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट? तो ये आंसर, हमारी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, यानी इनका HCF 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहां पे HCF 2 आ गया। क्लियर है जी यहां तक की बात? और चूंकि P और Q जो दोनों ही नंबर हैं वो दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं, इसलिए हम यहां पे तीसरी स्टेटमेंट को गलत ठहराने लग रहे हैं। तो हमारी पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यहां पे तीसरी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, 100% नहीं है, इसलिए हमने तीसरी स्टेटमेंट को सही साबित नहीं दिखाया। क्लियर है जी यहां तक? बात आ रही बच्चों यहां तक की समझ में सबको? बिल्कुल। तरुण ने कहा मे भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं। मैं आपकी बात से कतई सहमत हूं कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, लेकिन एक लोचा है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट सही कहने लग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हर नंबर पे सेटिस्फाई करनी चाहिए कि भाई P और Q एक प्राइम ले लें, एक कंपोजिट ले लें, तो हर हाल में क्या वो हमारे वो होंगे, रिलेटिव प्राइम होंगे। तो वहां इश्यू ये है कि अगर हम प्राइम लेते हैं एक नंबर, तो एक प्राइम नंबर 2 भी है और कंपोजिट हमने कुछ भी ले लिया, 8 ले लिया, तो इनका HCF तो 1 नहीं आया ना, तो ये दिक्कत है। हाँ, अगर ये कह देता कि P और Q दोनों 2 से बड़े हैं, उस सिचुएशन में स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती, क्योंकि 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या आएगा? 3 आएगा, और फिर हम हर हाल में इनका जो HCF होता वो 1 होता। क्लियर है जी यहां तक की बात? डेसिमल में नहीं है भैया, डेसिमल इवन ओड नहीं होता है। आपको ध्यान दिया होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बांटना सिखाया था, तो पॉजिटिव इंटीजर लिख के सिखाया था और पॉजिटिव इंटीजर लिखवाया था, तो वहां से आपको बातें समझ में आनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सबसे छोटा ओड नंबर। मेरे बच्चों, सबसे छोटा ना इवन निकाल सकते हैं ना सबसे छोटा ओड निकाल सकते हैं। हाँ, आप ये निकाल सकते हैं सबसे छोटा धनात्मक विषम संख्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर, वो 1 है। क्लियर है? अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। क्लियर है यहां तक की बात है? अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है जी, आ जाइए जरा। ट्रायंगुलर नंबर भी मैं लिखवा दूंगा, है कुछ नहीं। ठीक है, तो प्राइम नंबर पे ही आते हैं दोबारा से, फिर वो क्वेश्चन सोल्व होने। अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, बिल्कुल सही बताया। और एक बच्चे ने और भी अच्छा सा एग्जांपल दिया, एक ने 5 लिख दिया और एक ने 55 लिख दिया। तो ये हमारा प्राइम नंबर है और ये हमारा वो हो गया कंपोजिट नंबर हो गया।
ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम और कंपोजिट हो गया यहां पे, तो दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है ना? अगर 5 आ गया तो दिक्कत है फिर वहां पे। क्लियर है? आ जाइए। 327 बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने गलत करा था वहां, 2 से ही मैंने बता दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, 2 से गलत आगे में भी वो दिक्कत देता है, क्योंकि 5 और 55 में भी बिल्कुल सही बात है, वो आ जाता। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में भी बच्चे कह रहे हैं डाउट है, तो बिल्कुल उस बात को हम कर सकते हैं। एक बार वो सेकंड स्टेटमेंट अगर मिल जाए, मैं उसको दोबारा क्वेश्चन को लेता हूं, क्योंकि फिर सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा था कि एक हमारा वो हो, दोनों कंपोजिट नंबर हो जाएं, तो उसमें भी एक डाउट है कि दोनों कंपोजिट हो जाएं, लेकिन उसमें जरूरी है कि उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए ना, तो सेकंड वाले में भी वो चीज बन सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो उसका फर्स्ट ही आंसर रह जाना था। फिर एक बार मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लगाता हूं, एक बार प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। तो मैंने बताया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं यार जिनका एचसीएफ नहीं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल, बिल्कुल सही है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन है, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं मेरे बच्चों जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर बनते हैं, और एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था। तो देखो यार, मैं कहूं कि बताओ यार बच्चों, 27 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं? 27 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है? 27 प्राइम नंबर है या नहीं? तो 27 प्राइम नंबर है या नहीं है, इसके लिए जरूरी होगी ये बात समझनी, इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है कि 27 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 2 तरीके हैं। एक तो बहुत पुराना तरीका था, पुराना तरीका ये था कि अगर आपको ये चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसके लिए क्या करो कि इसके आसपास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। इसके आसपास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। जैसे 27 के आसपास 25 आता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है किसका? 5 का। तो 5 से लेके, मतलब 2 से लेके 5 तक जितने प्राइम नंबर है वो लिख लो। तो 2 से 5 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3 और 5। अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। जैसे और लेते हैं एग्जांपल, मैं कहूं आपसे कि बताओ यार 103 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो क्या तरीका है कि इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लो। 103 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 121। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11 से छोटे प्राइम नंबर ले लो जितने भी हैं। तो 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। यही तो प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7। तो अगर यह नंबर इनसे किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये फिर होगा प्राइम। जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो एक तो तरीका होता था ये देसी तरीका, जहां पे हम ये पूछा करते थे या इस तरह से निकाला, 10 क्यों नहीं है सर? 10 प्राइम नहीं है बच्चे। आप भी जानते हैं क्यों नहीं, क्योंकि 10 के फैक्टर आते हैं 1, 2, 5 और 10, 4 फैक्टर आते हैं। या पिछले क्वेश्चन के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, पिछले के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो पिछले को एक बार दोबारा उठाते हैं। हम 100 को क्यों नहीं ले सकते? 100 को भी ले सकते हैं। अगर हम इसे 100 लेंगे ना यहाँ पे, तो 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 10। तो फिर हम 10 को भी शामिल करके चलेंगे कि 10 से लेके 1 से लेके 10 तक जितने भी प्राइम नंबर है उसको लेंगे। लेकिन अगर हम इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर हम कह देंगे कि 11 है तो 11 से छोटे प्राइम नंबर। बात वही है। बात आ गई यहां तक समझ में? लेकिन यह बहुत यूजफुल नहीं होता था और बड़े नंबर पे तरीका फेल हो जाता था। और एज सच आज तक प्राइम नंबर का किसी ने भी एक डेफिनेट आंसर नहीं दिया है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं कि वो है या नहीं है। एक यही ऐसा तरीका था जो एक डेफिनेट आंसर देता था कि प्राइम है या नहीं। इसके अलावा एक अलग से नंबर बना कि भाई कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होगा तो वो या तो 6n + 1 की फॉर्म में होगा या 6n - 1 की फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हुआ तो या तो वो 6 का मल्टीपल से एक बड़ा होगा या 6 के मल्टीपल से एक छोटा होगा। अगर कोई प्राइम नंबर हुआ तो या तो 6 के मल्टीपल से एक बड़ा होगा या 6 के मल्टीपल से एक छोटा होगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब बात यह थी कि क्या यह हमेशा सही होगा? तो देखिए, मैं आपको कहूं कि बताओ बेटा 101 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप इसे 6 से भाग दो। तो 6 से भाग दोगे तो 6 एकम 6, कितना बचा भाई? 4, 6 × 36 है ना, और 17 ले लेंगे तो 17 × 102, 102 में से एक गया 101। क्लियर है जी? अब मैं कहूं 103 बताओ जी,
तो 103 को 6 से भाग दोगे तो 6 गुना 17, 17 छिके 102 प्लस 1। तो यानी ये भी प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर था, इसको भी हमने 6n माइनस 1 लिख लिया, इसको हमने 6n प्लस 1 लिख लिया। अब बात यह है कि बहुत सारे प्राइम नंबर थे, उनको भी जरा चेक करते हैं। तो बताओ मुझे जरा यहां पे मेरे बच्चों कि क्या जो 5 है, क्या उसको 6n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 गुना 1 माइनस 1, 7 को लिख सकते हैं जी हाँ, 6 गुना 1 प्लस 1, 11 को लिख सकते हैं जी हाँ, 6 गुना 2 माइनस 1, 13 को लिख सकते हैं जी हाँ, 6 गुना 2 प्लस 1, यानी हर नंबर को लिख सकते हैं। 53 को लिख सकते हैं जी हाँ, 6 गुना 9 माइनस 1, 6 न्यू 54 और में से 1 गया 53 आया। 59 को लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 गुना 10 माइनस 1, बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको अभी एक चीज बोली एक सेकंड पहले ही यहां पे कि मेरे बच्चों कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो प्राइम नंबर ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कहूं कि 35 बताओ, 35 बताओ, तो 35 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिख दोगे? 6 इंटू 6 माइनस 1 हो गया ना, 6n माइनस 1। भाई 6 36 में से 1 गया 35। लेकिन क्या 35 प्राइम नंबर है? क्या 35 मेरे बच्चों प्राइम नंबर है? क्या 35 प्राइम नंबर है? तो आंसर होगा नहीं, 35 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 35 के तो फैक्टर 5 भी होता है, 7 भी होता है, 1 भी होता है, 35 भी होता है। इसका मतलब यह बना कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई नंबर 6n माइनस 1 या 6n प्लस 1 की फॉर्म में लिखा गया तो वो नंबर हमेशा ही एक प्राइम नंबर होगा। हम ये नहीं कह सकते दोस्तों। जैसे 49, 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 अट्ठे 48 जमा 1। हमने तो लिख दिया इसे 6n प्लस 1 की फॉर्म में, लेकिन क्या 49 एक प्राइम नंबर है? तो आंसर होगा नहीं। तो मैं क्या समझा यहां से? हम ये समझे कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है, ध्यान देना मेरी बात, इफ n इज प्राइम, अगर यह बात सिद्ध हो गई कि n एक प्राइम नंबर है तो 100% इसे 6n प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकेंगे या माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकेंगे। लेकिन इसका मतलब उल्टा नहीं है, इसका मतलब उल्टा कतई नहीं है। इट इज not correct that a number when written in the form 6n plus 1 or minus 1 is always prime। ना, ध्यान देना मेरी बात को, फिर से समझाता हूं। अगर किसी नंबर को हम 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यह कतई भी जरूरी नहीं है, कि वो एक हमेशा प्राइम नंबर होगा। वो मैंने बात लिखी है। यहां मैंने ये कहा है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम है, अगर n एक प्राइम नंबर है तो 100% वो नंबर हमेशा ही 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब फिर से आते हैं प्राइम नंबर पे। अब अगर बात ऐसी है तो ये बताओ दोस्तों कि आपने लिख दिया यहां पे 5 को लिख दिया, 7 को लिख दिया, बाकी दुनिया जहान के नंबर को आपने लिख दिया और आगे के नंबर को लिख दिया। 2 और 3 को लिख के बताओ जरा, 2 और 3 को लिख के बताओ 6n प्लस 1 माइनस 1 की फॉर्म में। तो आप कहोगे सर 2 को हम 6n प्लस 1 या माइनस 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना 3 को लिख सकते। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि केवल ये 2 ही नंबर ऐसे हैं, केवल 2 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं, केवल 2 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जिस पे ये नियम लागू नहीं होगा कि वो 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा होगा। केवल इन 2 प्राइम नंबर पे ही लागू नहीं होगा। इन दोनों प्राइम नंबर के छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर है, हर प्राइम नंबर 100% हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 6n प्लस 1 माइनस 1 की फॉर्म का है, 6n प्लस या माइनस 1 की फॉर्म का है, तो वो प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं। कोई प्राइम है 2 और 3 को छोड़ के तो वो जरूर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है तो वो प्राइम हो, ये जरूरी नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ठीक था। अगर ये बात समझ में आ गई
तो अब मेरे बच्चों हम इस फंडे को समझ गए होंगे, यहां वाले को, कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था एग्जैक्टली। यहां मैं क्या समझाना चाह रहा था कि n प्राइम होगा तो 100% ये 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है तो हमेशा प्राइम नहीं होगा। इट इज नॉट करेक्ट, है ना। यहां नोट लगा लो, यहां इट ऑलवेज नॉट प्राइम, हमेशा प्राइम नहीं होगा, जैसे मर्जी समझ लो। क्लियर है जी, इंग्लिश के तुम ज्ञाता आदमी हो। यहां तक की बातें आ गई समझ में। ये नियम कहां अप्लाई नहीं होगा? 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारी जगह अप्लाई होगा, लेकिन 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होगा। साहिल रोज बेटा गाली बकता है, तो क्या करता है? और एक ही गाली देता है बेटा, अपने मां बाप के बारे में ऐसे तो नहीं बोलते। आ जाइए, देखिए मेरी बात सुनिए, और एक बात ध्यान रखिए, हम जो गलत बोल रहे हैं, एक ही बच्चा है साहिल, रोज गाली बकता है, और अच्छे वाली गाली बकता है, गंदे वाली, और मैं रोज पढ़ता हूं इसको, और ये पढ़ने में भी आता है। साहिल नाम का लड़का है, और मैं चाहूं तो इसका फोन नंबर भी निकाल सकता हूं, आईडी भी निकाल सकता हूं, और इसका पता कर सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर एक आध बच्चा कोई गाली बक रहा है, जो एक बच्चा रोज बकता है और क्लास शुरू होते ही बकना शुरू करता है ना, और बार बार एक गाली लगाया जाता है, तो मेरे बच्चों एक बात समझना मेरी ध्यान से, कि जब अजमल कसाब को पकड़ा गया था ना, तो अजमल कसाब पुलिस को भी गाली बक रहा था, सबको गाली बक रहा था। लेकिन जब पुलिस वाले ने, जिस पुलिस वाले पे फिल्म भी बनी है, उसने उसको जब कुरान पढ़ाई, जब उसको मतलब समझाया एक एक चीज का, जब उसको ज्ञान का बोध कराया, उस दिन से वो पुलिस वालों के पैर छूता था, गाली नहीं बकता था। मेरे बच्चों, हम गाली बक रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अभी भी दिमागी रूप से जाहिल हैं। आप गाली बकेंगे, सामने वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बच्चा, साहिल नाम का लड़का, ठीक है, तो बकिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूं आपको 1 सेकंड में ब्लॉक करा सकता हूं, लेकिन मैं पूरा बैच खत्म हो जाएगा तब भी ब्लॉक नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आदमी को औकात में रहने के लिए एक आध ऐसे चाहिए, तो एक आध ऐसे रहेंगे तो मैं औकात में रहूंगा। आ जाइए आगे। अब आते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फिर वो पिछले वाला सवाल एक बार फिर से देखेंगे, क्या था वो, क्योंकि एग्जैक्टली हम उसकी ऊपर वाली बात नहीं पढ़ रहे थे कि नॉट ट्रू था या ट्रू का, कौन सी की बात कर रहा था। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहली बात यह कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। कह रहा है कि भैया 2 प्राइम नंबर है, कौन से 2 प्राइम नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं p है और एक दूसरा नंबर q है, दोनों के दोनों किससे बड़े हैं? 2 से। दोनों के दोनों किससे बड़े हैं? 2 से बड़े हैं। किससे बड़े हैं दोस्तों? 2 से बड़े हैं। अगर दोनों 2 से बड़े हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा ही 2 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात सही है या बात गलत है? तो मेरे बच्चों आ जाओ जरा यहां पे आ जाइए। एक पॉइंट मैंने लिखवाना छोड़ दिया था, उसको फिर लिखवा लेते हैं। क्या लिखवा ये लेते हैं कि 2 ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा ही एक इवन नंबर आता है। इस बात को ध्यान से समझ लो। 2 विषम संख्याओं का अंतर हमेशा ही सम संख्या आता है। क्लियर है जी यहां तक की बात? आगे भी बढ़ेंगे लेकिन सवाल पे आते हैं। अब आज यहां तक मेरे बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, और बात यह बताइए कि 2 के अलावा बाकी जो भी प्राइम नंबर बनेंगे वो इवन हो सकते हैं? कोई भी? तो आपका आंसर होगा ना सर, 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड होंगे। मेरे बच्चों 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? ओड होंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस 2 को छोड़ दें यहां पे, तो इसके अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ओड प्राइम नंबर होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्या होते हैं? ओड प्राइम नंबर होते हैं। यानी 2 को हटा दें तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ओड प्राइम नंबर होते हैं। और मैंने अभी बताया कि ओड में से ओड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन आएगा। इसका मतलब 2 से बड़े जो भी प्राइम नंबर आप लोगे, 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर लोगे वो सारे के सारे ओड होंगे, और ओड में से ओड सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन आएगा। और इवन नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा।
इसका मतलब जो हमारा सवाल था यहां पे, जो हमारा ये सवाल था, इसकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दो से बड़े सभी प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होगा, दो से बड़े कोई भी दो प्राइम नंबर ले लोगे तो उनका डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आएगा, क्योंकि दो से बड़े हर एक प्राइम नंबर ओड नंबर होता है और दो ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आता है। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मत सोचना कि -1 ले लें, ऐसे नहीं। हम ओड इवन मैंने सारा डिफाइन किस पे किया था? पॉजिटिव इंटीजर पे किया था, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये भी कि दो से बड़े प्राइम नंबर ना, दो से बड़े नंबर लेने थे। अब आते हैं सेकंड, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक है यहां पे। आ जाइए, पहले हम डी स्टेटमेंट पे आते हैं। डी स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देयर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2, लिखा नहीं आगे, बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर। कहना वो यहां पे ये चाह रहा था कि, मेरी बात को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर के तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा सेट है, तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा सेट है जिसमें उसके अगल बगल के जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 2 है। गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर, दैट देयर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर। तो मेरे बच्चों ये बात सही है या गलत है तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे प्राइम नंबर थे, और अगर ये प्राइम नंबर थे तो केवल और केवल यही एक सेट है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। इसके अलावा और पूरे प्राइम नंबर में कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें इनके अगल बगल वालों का डिफरेंस 2 है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 2 आएगा। ये अगल बगल नहीं है ना, ये अगल बगल वाला नहीं है, मतलब इसके एडजेसेंट ये, इसके एडजेसेंट ये, तो इसका भी डिफरेंस 2 है और इसका भी डिफरेंस 2 है। क्या 3, 5, 7 के अलावा और कोई प्राइम नंबर है? 3, 5, 7 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस 2? एक लड़का कह रहा है नो, तो नो मेरे बच्चे प्राइम नंबर नहीं है। बाकी आप किसी को भी उठा के देखेंगे ना, तो आप देख लेना, किसी को भी उठा के देखेंगे तो वहां डिफरेंस 2 नहीं होगा। यहां तक की बात समझ में आई? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि केवल और केवल एक ही सेट है 3, 5 और 7 का जिसमें एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस 2 है। क्लियर है? पता नहीं हजारों सवाल आज तक एसएससी ने, कैट ने, सीडीएस ने, रेलवे ने पूछे हैं जहां वो ये कह देगा कि एक नंबर ए है, एक नंबर a+2 है और एक नंबर a+4 है, और ये तीनों ही प्राइम नंबर है। ये तीनों ही प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं? हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ ए? ए के कितने मान संभव हैं? तो आपने ये देखना था यहां पे, ऐसा ही सवाल मैंने भी ले रखा है, आगे करा रहा हूं कि यार ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। गौर से देखे तो इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है, और 3 प्राइम नंबर का ऐसा सेट, 3 प्राइम नंबर का ऐसा सेट जिनके एडजेसेंट का डिफरेंस 2 हो, वो केवल एक ही है, वो है 3, 5, 7। यानी एक ही, केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। वो वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 3 होगी। यहां तक की बात समझ में आया? चलिए, तो अब जो हमारा सवाल था उस पर आते हैं। तो हमारी चौथी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि केवल एक ही सेट है जिसमें एडजेसेंट नंबर का डिफरेंस 2 है, और वो सेट का नंबर है 3, 5, 7। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। कहता है इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n - 1 n बीइंग ए नेचुरल नंबर देन इट इज ए प्राइम नंबर। कह रहा है अगर कोई संख्या 6n - 1 फॉर्म की, अगर कोई नंबर 6n - 1 फॉर्म की है तो ये एक प्राइम नंबर देगी हमेशा। क्या ये बात सही है या गलत है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों आप ये कह सकते हैं कि जी 35 को अगर हम ले लें तो 35 को हम 6 × 6 - 1 लिख सकते हैं। 36 में से 1 गया 35, और ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 है, 5 है, 7 है, 35 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बात गलत है। हम ये कह सकते हैं कि इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n - 1 देन इट इज ए प्राइम नंबर। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई नंबर 6n - 1 फॉर्म का है तो एक प्राइम नंबर होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट यहां गलत है।
अब आते हैं जी बी स्टेटमेंट पे। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2019 का। इसके ऑप्शन में एक छोटा सा लोचा है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और हमें एग्जाम में बेस्ट ऑप्शन भी उठाने होते हैं मेरे बच्चों, हमें एग्जाम में मेरे बच्चों बेस्ट ऑप्शन भी उठाने होते हैं। आ जाइए, 9:30 बज गए तो बच जाने दे, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए बी ऑप्शन पे आते हैं। कहता है फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n एंड ए प्राइम नंबर p। कहता है जी दो डिफरेंट इंटीजर है m और n, यानी m अलग चीज है, ठीक है जी, m अलग चीज है और n अलग चीज है। ये सही बताया हमने, ये सही बताया, ये गलत है। कह रहा है m और n दोनों डिफरेंट इंटीजर है, और कह रहा है अगर m और n के मल्टीप्लीकेशन को p से डिवाइड कर दें, p से डिवाइड कर रहे हैं, और p जो है वो प्राइम नंबर है। p क्या है मेरे बच्चों? प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर है। p क्या है मेरे बच्चे? प्राइम नंबर है। अगर p प्राइम नंबर है तो p की वैल्यू, और कह रहा है कि देन p डिवाइड्स आइदर m और n। कहता है फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n एंड ए प्राइम नंबर p इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट m इनटू n। कह रहा है p जो है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो भैया जो p है तब p या तो m को या n को विभाजित करेगा, यानी जो p है वो m को विभाजित करेगा या n को विभाजित करेगा। तो यहां थोड़ी सी गलती है, क्योंकि मैं m और n दो इंटीजर हैं और दोनों डिफरेंट इंटीजर है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं एक इंटीजर 15 ले लूं, एक इंटीजर 7 ले लूं, और मैं इसे 3 से भाग दूं और 3 प्राइम नंबर हो गया। तो ये एग्जैक्ट तभी डिवाइड होगा जब या तो ये 3 से भाग हो जाए या फिर ये 3 से भाग हो जाएगा। ये बात वो कहना चाह रहा है। अगर इतना तर्क लेके चलें तो ये बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड 3 से तभी होगा जब या तो ये भाग हो 3 से या फिर ये भाग हो 3 से। लेकिन इसमें एक चीज ये भी कह सकता है बच्चा कि सर अगर 15 और मैं 12 ले लूं, दोनों ही तो डिफरेंट इंटीजर है, और मैं कहूं 3 से भाग, तो 3 से कट गया, तो यहां पे तो ये भी 3 से कट रहा है और यहां पे ये भी 3 से कट रहा है। तो ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि m इंटू n p से तभी डिवाइड होगा, मतलब m इंटू n p से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि n भी p से डिवाइड हो जाए और n भी p से डिवाइड हो जाए। लेकिन यहां की लैंग्वेज के हिसाब से ये क्वेश्चन भी या ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि m और n दो अलग अलग इंटीजर है और p प्राइम नंबर है, तो p अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो किन स्थितियों में डिवाइड कर सकता है? तो एक सबसे बड़ी स्थिति ये है कि भाई p m इंटू n को तभी डिवाइड करेगा जब या तो p m को डिवाइड कर रहा हो या फिर p n को डिवाइड कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों को कर रहा हो, लेकिन एक को तो करना जरूरी है। और हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो 4 में ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा करेक्ट है, उस लिहाज से 4 में से एक छांटना था। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी दोस्तों यहां तक? अब आगे आते हैं, किसी को कोई इश्यू यहां तक? बढ़ते हैं। यहां कह रहा है इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6 एंड -1 तब ये एक अभाज्य संख्या होगी। तो मैंने बता दिया कि नहीं होगी, हमने एक ऑप्शन भी दे दिया यहां पे मैंने आपको। ऑप्शन डी क्यों कहने लग रहे हो बच्चे? ऑप्शन डी कैसे है? यह बात भी तो गलत है। और ऑप्शन डी कैसे गलत है आप मुझे बताइए। केवल 3 अभाज्य संख्याओं का एक ही है तो ऐसा जोड़ा है जिनका डिफरेंस एडजेसेंट का 2 है। एक बच्चा कह रहा है 2 3 5, 2 3 5 का डिफरेंस 2 कैसे आ रहा है? 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो कहां आ रहा है? 2 3 और 4 लेंगे। वे ढक्कन क्या क्या बातें कर रहे हो? वे 4 जमा 3 को 7 से भाग दे रहे हैं। अरे वो डिविजिबल भी होना चाहिए मेरे भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है 16 गुना 5 बटे 10 ले रहे हैं, या यहां 10 लिख दें या कुछ और लिख दें, तो बताया तो सही। यानी सच मायने में तो ये है कि ये प्राइम नंबर है तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो ये जिससे भी जा रहा होगा पूरी तरह कट रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इससे भी कट गया और फिर बचा हुआ इससे कट गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और पिछले वाला मैंने वहां डिलीट कर दिया, लेकिन उसको निकालते हैं सिस्टम से डाउनलोड करके दोबारा से। आज ये जी तीसरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस करिए सर, बस करिए मेरे भाई। मैं ना पूरे दिन आंखें लाल कर लेते हैं क्वेश्चन देखने पे। कभी गूगल पे सर्च करना पड़ता है, इतनी सारी बुकें हैं वहां से सर्च करना पड़ता है, क्योंकि
देखिए मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता, मेरे से सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे तो हजारों गलतियां होती पढ़ाने में। लेकिन अगर आप किसी भी टीचर को देखेंगे ना, तो उसने प्राइम नंबर पढ़ा दिया लेकिन प्राइम नंबर पे 50 सवाल नहीं कराए। रेशनल इरेशनल पढ़ा दिया लेकिन रेशनल इरेशनल पे दुनिया भर के सवाल नहीं कराए। मैं हर कॉन्सेप्ट पे दुनिया भर के क्वेश्चन लेने लग रहा हूं, हर चीज की कभी गहराई से नॉलेज देने लग रहा हूं आपको। परफेक्ट नंबर भी है तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि ये कहानी है। प्राइम नंबर भी 2018 में सबसे बड़ा प्राइम नंबर खोजा गया है, क्लियर है। लेकिन वही है कि मैं बोलूंगा तो बच्चे फिर बोलने लगते हैं कि फालतू चीजें मत पढ़ाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा उसको भी। आ जाइए, क्वेश्चन में ये कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? बताओ यार दोस्तों। कह रहा है 3 प्राइम नंबर है, ए, बी और सी, और तीनों का ही जोड़ है 100। तीनों का जोड़ क्या है मेरे बच्चों? 100 है। तीनों का जोड़ क्या है? 100। तब इन संख्याओं में से, और एक संख्या किसी दूसरी से 36 अधिक है, तो इनमें से एक कौन सी संख्या हो सकती है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कैट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2008 कैट का क्वेश्चन है। आपने एक बात तो पढ़ी थी क्या? मैंने यहां ये बात समझाई आपको कि केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही मेरे बच्चों एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ओड है। वो सारे के सारे क्या हैं? ओड हैं। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ओड हैं। मैंने आपको यह भी बताया मेरे बच्चों कि अगर आप ओड में ओड को जोड़े जाएंगे, ओड में ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन। इवन में ओड को जोड़ेंगे, ओड आएगा। यह बात मैंने आपको समझाई। अब इस बात से वहां तर्क लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। आ जाइए जरा, और टीचर का मान सम्मान भी आपको रखना चाहिए। ए बी सी 3 प्राइम नंबर है। अगर इनमें से 2 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी ना ए की वैल्यू 2 हो, ना बी की वैल्यू 2 हो, ना सी की वैल्यू 2 हो, हाँ है ना, तो ये बात तय हो गई। अगर ए बी सी में से कोई भी 2 नहीं है, क्योंकि 2 ही एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फिर ओड होगा, ये भी ओड होगा, और ये भी ओड ही होगा। तीनों ओड ही प्राइम नंबर होंगे। और आप ये बात जानते हैं, ओड को ओड में जोड़ेंगे इवन आएगा, और इवन में फिर से ओड को जोड़ेंगे तो आंसर ओड आएगा। और 100 इवन है, ओड नहीं। 100 क्या है? इवन है, ओड नहीं है। ये बात समझते हैं कि नहीं? 100 क्या है मेरे बच्चों? इवन है, ओड नहीं। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें से 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम है जो इवन है, बाकी सारे ओड है। यहां जिन 3 प्राइम नंबर की बात की गई है, अगर उनमें से कोई एक 2 होता या 2 हो तब तो 100 आ सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नंबर 2 नहीं है तो ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा, और ये भी ओड होगा, और 3 ओड नंबर का जोड़ कभी इवन नहीं आ सकता, हमेशा ओड आएगा। इसलिए 100 आंसर यहां गलत हो जाएगा। अगर 100 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब इनमें से कोई एक प्राइम नंबर 2 हो। इनमें से कोई एक प्राइम नंबर 2, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ये बताओ, कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। इनमें से कोई एक नंबर दूसरे से 36 अधिक है, ठीक है जी। तो आप किसी भी तरीके से इसे लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 36 ज्यादा कितना हुआ? 38। ये तीसरा प्राइम हो गया। अब देखो 38 और 2 क्या बना? 40। 38 और 2 क्या बना? 40। 40 में इसे लेंगे 60, तो क्या ये प्राइम नंबर बना? नहीं। क्या ये प्राइम नंबर बना? नहीं बना। हाँ या ना? पहली चीज। दूसरी बात, हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट यहां 2 बातें समझ गया। पहली बात मैंने ये समझनी थी, क्वेश्चन थोड़ा डार्क कर दीजिए, मैं कल से इस बात को ध्यान रखूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मोटी लिखी जाए, डार्क रखी जाए, आगे से गलती नहीं होगी। तो मैं पहली चीज ये समझ गया कि यार 3 प्राइम नंबर का सम 100 नहीं आ सकता, है ना। अगर इनमें से कोई भी 2 नहीं है तो इनका सम 100 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होंगे, और ओड में ओड जोड़े, फिर ओड जोड़े तो रिजल्ट हमेशा ओड आता है, इवन नहीं आता। ओड को ओड जमा ओड जमा ओड। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई एक नंबर 2 है,
और कह रहा है दूसरा उससे 36 अधिक है, तो दूसरे में 36 जोड़ोगे 38 बनेगा, ये इवन नंबर बन गया। ये भी गलत है। आप ये कह सकते हैं जी मान लो ये नंबर हो 2, मान ली भाई बात, ये 2 हो और ये नंबर ए है और ये a + 36 हो। भाई मैं तो ये मान लेता हूं, कतई नाराज नहीं हूं तुमसे। अब करके देख लो, 36 और 2 कितना हुआ 38, 100 में से 38 गया, कितना बचेगा 62। ये भी तो इवन आया और a कितना बना 2a, है ना। 2a लेके चलोगे तो a की वैल्यू कितनी बनी, अरे यार क्या आया ये, 2 से काटा तो कितना है 31, तो a की वैल्यू क्या बनी 31, तो ये 31 बना और ये 31 और 36 बनाएंगे तो 6 और 1 7, 3 3 6 67 और ये 2। ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन क्या ऑप्शन में 17, 29 और 73 में से, अगर 17, 29 और 73 में से देखूं तो क्या इनमें से कोई भी वैल्यू हमें दिखाई दे रही, 31, 67 और 2 में से नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। हाँ या ना, क्लियर है जी यहां तक की बात। क्यों, क्योंकि अगर हम एक वैल्यू 2 ले लेते हैं और एक प्राइम नंबर a मान लेते हैं तो दूसरा उससे 36 ज्यादा है, तो a + 36 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, 36 2 38 उधर जाएगा 62, 2a बराबर इतना, तो a की वैल्यू 31, एक 31 लेंगे तो 36 ज्यादा 67, लेकिन ना तो ऑप्शन में 31 है ना ऑप्शन में 67 है। इसका मतलब मामला यहां पे भी गड़बड़ हो गया। ठीक है जी, यहां तक की बात आई समझ में। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कर लेते हैं इसको। पढ़ लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूं अलग से। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये है n² + 48, n² + 48। कहता है सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n² + 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n। तो n की कितनी वैल्यूज संभव हो सकती है, यानी n की कितनी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। क्लियर है जी, रिकॉर्डिंग रुक गई, ऐसा नहीं है यार, रुकनी तो नहीं चाहिए। एक बच्चा आंसर दे रहा है 17, 17 कैसे ले सकते हैं बच्चे हम, बाकी इसको करिए। अगर हम एक को 17 ले लें आपके हिसाब से, ले लेते हैं जी 17 ले लेते हैं, तो ये तो तय है कि एक नंबर तो 2 लेना होगा, एक नंबर तो 100% 2 लेना होगा, क्योंकि 2 के बिना ये इवन आएगा ही नहीं। इसे 17 ले लेंगे तो 17 में 36 जोड़ोगे यार तो 7 6 13, 3 1 4 और 1 5, 53 बना। तो 17 जमा 53 जमा 2 तो 100 नहीं बनेगा ना, हाँ या ना, तो ये सी संभव ही नहीं है। आ जाइए आगे, ये वाला क्वेश्चन है, आपको करके लाना है घर पे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कल आते ही मैं कराऊंगा। और एक जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था जिसमें वो कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि वो इसमें डिलीट हो गया है, तो कल उसको लेके एक बार दोबारा से उसको भी समझेंगे। हाँ, पीछे का बैकग्राउंड इसका पक्का मैं ग्रीन रखूंगा, सो दैट आप चीजें सही से समझ पाए। मैं भी इस गलती को महसूस कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए हम इन बातों को इतना ही रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को कल कराएंगे। आगे से मैं 100% ध्यान रखूंगा कि इसके पीछे का हिस्सा ग्रीन हो, ताकि ये वैल्यूज आपको समझ में आए। दूसरी चीज ये कि इनको भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। ठीक है, आज के लिए माफी, कल हम इस पे आएंगे और आपको बताना है कि इनकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। मैं आंसर बता देता हूं, इनकी 4 वैल्यूज पॉसिबल होती है। ठीक है, करके आप आना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे, कल आगे बढ़ेंगे। जो पीडीएफ के लिए कह रहे हो परेशान ना हो, जैसे ये नंबर, ये वाला पोर्शन खत्म होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, पीडीएफ अपने आप आ जाएगी।